नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम बैच 2013 वर्ष 2016 में पूछे गए प्रश्न पत्र का हल करेंगे। वर्ष 2016 में द्वितीय सेमेस्टर 2 बार आया था। एक बार आया था बैच 2013 के लिए, दूसरी बार आया था बैच 2014 के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बैच 2013 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था उसका हम हल यहाँ पर करेंगे। और इससे पहले के जो वीडियो था उसमें हमने बैच 2014 में पूछे गए प्रश्न पत्र का हल किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक प्रश्न आपको समझ में आए और इनसे संबंधित जो नियम है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान भी जरूर दबा लीजिए ताकि डीएलएड से संबंधित सारी अपडेट्स और उनसे संबंधित कोर्सेज के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, 16 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो आपको बताना है 16 की पूर्ववर्ती का मतलब है कि पहले की संख्या। तो यहाँ पर 16 के पहले की संख्या कौन सी है। देखिए 15 तो है ही, अब 15 और 14 दोनों हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 15 एवं 14। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है x + 2 = -7 में x का मान कितना होगा। जब हमें किसी का मान ज्ञात करना होता है तो मैं पहले भी बता चुका हूं, उसको अकेला करना होगा। हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो हमें x को अकेला करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इसको हम अकेला कर लेते हैं। x + 2 ये है -7। तो ये जो +2 है ये बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तभी तो इधर x अकेला हो जाएगा। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, x = -7 और 2 इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। -7 - 2 हो जाएगा -9। x की जो वैल्यू आपके सामने आ गई -9। अगला प्रश्न है a + b + c माइनस ब्रैकेट में a + b - c। अब यहाँ पर क्या किया गया, इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है ये वाला, अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे a + b + c। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस का a माइनस का b और ये माइनस का c है तो ये हो जाएगा प्लस का c। अब यहाँ पर आप काट लीजिए जो कटने वाला, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब बचे c और c, यानी 2c बचे, तो हो गया 2c प्लस का 2c, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला जो प्रश्न है 45 / 5 + 4। यहाँ पर बॉड मॉस का नियम लगाएंगे। तो बॉड मॉस के नियम के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए डिवीजन का साइन है और प्लस का साइन यानी एडिशन का साइन। तो डिवीजन पहले आता है तो पहले हम डिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे। तो 45 में जब 45 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 9 + 4। 9 और +4 होता है 13। तो 13 यहाँ पर कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी 13 ऑप्शन में नहीं दिया है। यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक हो, यहाँ पर 13 होगा। इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 13। 45 को जब हम 5 से भाग देंगे तो आएगा 9, क्योंकि 5 9 45 होता है और 9 + 4 = 13। इसका सही उत्तर होगा 13। अगला प्रश्न है b² - a² का मान क्या होगा। आपने वो वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि a² - b²। इसका क्या होता है, a + b, एक ब्रैकेट में होता है a - b। तो उसी तरह यहाँ पर केवल a की जगह b कर दिया गया और b की जगह a कर दिया गया। तो यहाँ पर भी हमें वही सेम टू सेम कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा b + a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा b - a। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 24 30 36 का लासा ज्ञात करो। लासा निकालना बेहद आसान है। एक लाइन से नंबर को लिख दीजिए और छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू कीजिए। तो यहाँ 24 लिख दिया, 30 36। अब सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, 30 को डिवाइड किया 15 आया, 36 को डिवाइड किया 18 आया। अब फिर से हम 2 से डिवाइड करते, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 15 को डिवाइड कर नहीं सकते तो एज इट इज 15 हमने उतार दिया, 18 को जो हमने 2 से डिवाइड किया तो आया 9। अब फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 है,
6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 15 को डिवाइड नहीं कर सकते तो ऐसे ही लिख दिया, 9 को डिवाइड नहीं कर सकते तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसके बाद देखिए 2 से डिवाइड होने के लिए कोई संख्या नहीं बची। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम 3 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 बचता है, 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है। अब यहाँ पर फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो आ ही चुका है, 5 डिवाइड हो नहीं पाएगा, सेम टू सेम उतार देते हैं, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर केवल 5 बचा है डिवाइड के लिए, तो हम सीधा 5 से डिवाइड कर देते हैं, सब में 1 1 आ जाएगा। जब 1 1 आ जाएगा तब हमें रुक जाना है। इसके बाद जितने भी यहाँ पर हमने नंबर्स देखे हैं उन सभी को यहाँ लिखकर आपस में सबको गुणा कर दीजिए, और जो गुणनफल आएगा वही आपका लासा होता है। कितना आसान होता है लासा निकालना, ये तो एक तरीके से लासा निकालना सीख गया आप। अब इसी लासा को हम प्रश्नों में भी यूज करेंगे, आगे आने वाले कुछ प्रश्न हैं जहां पर लासा का यूज होता है। तो जब तक आप लासा निकालना नहीं सीखेंगे तब तक आप उसको प्रश्नों में भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो लासा निकालना बहुत आसान है, आसानी से आप सीख गए होंगे। प्रश्न संख्या 7 है, 6xy का 2/3x² से गुणनफल ज्ञात करो। तो यहां पर गुणनफल ज्ञात करना है मतलब गुणा करना है। तो 6xy और 2/3x² को गुणा कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर गुणा किया, देखिए बीच में गुणे का निशान लगा दिया, ये 3 दूना 6, ये 2 कट गया। अब यहाँ बचा xy, यहाँ बचा x², तो ये 2 देखिए हमने यहाँ उतार दिया, और ये 2 और x² और x, ये हो जाएगा x³ और y अकेला है तो y लिख दिया। तो 2 × 2x³ y, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x³ y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं काफ़ी आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, एक वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको मालूम होगा कि भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर एक भुजा दे रखी है 2.5, तो 2.5 का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 2.5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 6.25 आएगा। अब यहाँ पर हम इसको आप चेक करके देखें, 2.5 × 2.5, अब 25 एक तरीके से हम इसको मान लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब दशमलव कहाँ लगेगा आप गिन लीजिए, यहाँ एक संख्या के बाद लगा, यहाँ भी एक संख्या के मतलब 1 1 2, तो यहाँ से 2 संख्या के बाद लगा दीजिए 1 2, यहाँ पर 6.25 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, ABC तथा MNP 2 सर्वांग सम त्रिभुज हैं। यदि त्रिभुज ABC में A 50 है, B 60 है तथा AB बराबर 3 सेंटीमीटर हो तथा MNP में N 60 हो, MN 3 सेंटीमीटर हो, तो P का मान बताओ। तो सबसे पहले हम इसका त्रिभुज बना लेते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर ABC और MNP का त्रिभुज बना लिया, जैसा प्रश्न में दिया था सेम टू सेम वैसे ही हमने यहाँ पर इसकी कोणों का माप लिख दी और भुजा का माप लिख दिया। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें P का वैल्यू बताना है, P का जो कोण है वो कितने माप का होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम है, यानी जो B होगा वही N होगा, A होगा वही M होगा, और जो आपका AB होगा वही आपका MN होगा, ये जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। तो यहाँ पर जो M होगा वो A के बराबर होगा, तो A है आपका 50 तो M भी हो जाएगा 50। ठीक है, अब हमारे पास ये M पता चल गया, N पता चल गया और P पता करना है। जब दो त्रिभुज के अंदर जब 2 कोण पता हो तो तीसरा कोण पता करना कितना आसान होता है। सीधा इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका तीनों को जोड़कर 180 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज MNP में एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल P बराबर 180 हम रख देते हैं। तो M तो हमने निकाल लिया था 50 है, और N आपका प्रश्न में ही दे रखा है कि ये 60 है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 60 रख दी, प्लस P बराबर 180। अब 50 और 60 आप जोड़ेंगे हो जाएगा 110। जब 110 बराबर के इस तरफ जाएगा तो इधर है प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो इधर हो गया आपका 110 माइनस में, तो 180 माइनस 110 हो जाएगा आपका P बराबर 70। अब बताइए कितना आसान है, कठिन हो जरा सा भी तो भी बताइए। अब आसानी से सारे क्वेश्चन आपके निकलते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या, अब यहां पर जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है
तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नियम है इसके, अगर आपने एक बार नियम समझ लिए तो ये इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान हो जाते हैं। और जितने भी क्रमागत संबंधी प्रश्न आते हैं वो सब इस नियम की सहायता से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए नियम क्या है, कुल मिलाकर 5 नियम है और हम कह सकते हैं कुल मिलाकर 3 ही नियम है। तो आप यहां देख लीजिए, अगर संख्या में विषम दिया हो और विषम ही पूछे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रमागत का नियम हम पढ़ा रहे हैं। तो विषम अगर दिया है, जैसे यहां पर एक संख्या विषम दी है और दूसरी क्रमागत विषम ही पूछ रहा है, तो क्या करना होगा, विषम दिया हो और विषम पूछे तो +2 करना होगा, यानी यहां पर +2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर विषम दिया हो और सम पूछे तो आपको +1 करना है। इसी तरह आप यहां देख लीजिए, अगर सम दिया हो और विषम पूछे तो +1 करना है, सम दिया हो और सम पूछे तो +2 करना है। और अगर ये पूछ दे कि सिर्फ आप क्रमागत संख्या बताओ, कोई भी संख्या दे दे, सम हो चाहे विषम हो, और आपसे पूछ दे कि इसकी क्रमागत संख्या बताओ, तो आपको +1 कर देना है। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, अगर सेम टू सेम है तो +2 करना है। देखिए विषम विषम है, सम सम है तो +2 करना है। अगर दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है, यानी विषम और सम दिया हो, विषम दिया हो सम पूछे या सम दिया हो तो विषम पूछे, तो यहां पर +1 करना है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। अगर कुछ भी ना पूछे, केवल कहते कि सिर्फ क्रमागत बताओ भाई तुम, तो तुम्हें क्या करना है, +1 करना है। तो ये चीज आप समझ गए। तो इसका सोल्यूशन आप कर लीजिए, एक विषम संख्या जो कि दे रखी है 2x + 1 और दूसरी क्रमागत विषम ही पूछ रहा है, मतलब विषम दे रखी और विषम ही पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। 2 हमने यहां जोड़ दिया तो वैल्यू आ गई 2x + 3। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। यदि श्याम की उम्र 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष होगी तो राम की वर्तमान उम्र बताओ। अब ये आप बताओ कि यदि श्याम की उम्र 2 वर्ष बाद 30 होगी, अगर श्याम की वर्तमान उम्र 2 वर्ष पश्चात 30 होगी तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी होगी। अब 2 वर्ष बाद वो 30 का हो रहा है, तो 30 - 2 कर दे तो ये 28 आ जाएगा। तो श्याम की वर्तमान उम्र हो गई 28। अब पूछ रहा है राम की वर्तमान उम्र बताओ, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट ये दे रखा है, राम की जो उम्र है वो श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो श्याम की उम्र है 28, तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो 28 + 5 = 33। तो यहां पर जो राम की उम्र होगी वो 33 निकल के आएगी। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 है, 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस, और आपका बार ब्रैकेट 3 - 3 और तीनों ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे छोटे ब्रैकेट से। सबसे छोटा ब्रैकेट है आपका बार ब्रैकेट। तो यहां पर जो सबसे ऊपर जो ऊपर लगा होता है ब्रैकेट, ये है सबसे छोटा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 3 कितना होता है, 0। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 0। तो ये यहां पर आपके सामने 3 - 0 रख दिया। अब इन तीनों में सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है। तो इस वाले ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लीजिए। 3 - 0 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 - 0 होगा 3 होगा। तो ये हमने यहां पर 3 लिख दिया। और जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3। कितना आसान है। अब 3 - 3 कितना होता है, 0 होता है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा 3 - 0 ब्रैकेट के अंदर। अब जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी इसके अंदर का जो भी है उसको सॉल्व करेंगे, तो आएगा 3 - 0 हो जाएगा 3, और ये 3 माइनस पहले से लगा हो तो 3 - 3 यहां हो गया। इसका मतलब है कि जो इसका फाइनल आंसर आया है वो 3 - 3 = 0 आ गया। आसान सा प्रश्न है, केवल एक एक लाइन एक एक स्टेप आपको बड़ी सावधानी पूर्वक करना है और उत्तर आपका आसानी से निकल आएगा। देखिए सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे, अगर आपका एक भी प्लस माइनस गड़बड़ हो गया तो पूरा प्रश्न गड़बड़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसमें 75, 80, 135 से भाग चला जाए। तो 75, 80, 135 से भाग देने के लिए और हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम फॉलो होता है। 90% ऐसे क्वेश्चन में ये नियम फॉलो होता है। अगर छोटी से छोटी पूछे तो आपको लासा निकालना है,
बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको मासा निकालना है। तो यहां पर पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो 75, 80, 135 का आप लासा निकाल लीजिए। ये हमने यहां पर 75, 80, 135 का लासा निकाल लिया। अब लासा निकालना अभी मैं आपको बता चुका हूं, मैंने बताया था ना, लासा निकालना सीख लीजिए क्योंकि उसका प्रयोग कई प्रश्नों में होता है। तो देखिए इस प्रश्न में हो रहा है इसका प्रयोग। तो हमने ये क्या किया, यहां पर लासा निकाल लिया, सबको काट लिया और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10,800। तो ये इसका लासा आ गया। तो यानी 10,800 ऐसी संख्या है कि जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। अब 3 शेष कब बचेगा, जब संख्या ज्यादा होगी। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हम कोई संख्या को 5 से भाग दें और हमें 3 शेष बचे, ऐसी संख्या बताओ, तो वो संख्या 18 हो सकती है। तभी तो हम 3 से भाग देंगे और 18 - 15 3 शेष ये यहां बच गया ना। तो जब संख्या ज्यादा होगी तभी तो शेष बचेगा। उसी तरह बोल रहे हैं कि 3 शेष बचना चाहिए। तो हमें यहां पर यह करना होगा, जब 10,800 इसका आपका सामने निकल के आ गया लासा, अब भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, तो वह संख्या कौन सी होगी, 10,800 में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10,803। तो यहां पर जो फाइनल आंसर आएगा 10,803। आसानी से सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। अगला जो प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करो। अब थोड़ा सा ध्यान देने की ये जरूरत है यहां पर कि जो आपका आधार और ऊंचाई दे रखा है सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल मांग रहा है वर्ग मीटर में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो यहां पर सेंटीमीटर में है उसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वर्ग मीटर में आ जाएगा। देखिए यहां पर कैसे होगा, आधार दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में जो 100 सेंटीमीटर मिलकर बनते हैं 1 मीटर। तो उसी तरह 15 सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे, 15/100 कर लीजिए, तो ये 15/100 मीटर हो गया। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 100 से आप भाग दे दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से भाग देना पड़ता है। और इसका जस्ट अपोजिट कब होता है, जैसे हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो वहां पर 100 से गुणा करना होता है। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से भाग देना होता है, जैसे यहां पर दिया जा रहा है। तो 8/100 हो गया। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आ गया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमने अभी निकाला था 15/100, ऊंचाई निकाली है 8/100, तो हमने यहां पर इसकी वैल्यू रख दी 1/2 गुणे 15/100 गुणे 8/100। तो यहां पर जब हम 2 से 8 को काट लेते हैं 4, 2 चौको 8, और 4 से 100 को काट लेते हो जाएगा 25। तो यहां पर 15 और 100 को काट लीजिए, 5 × 3 = 15 और 20 × 5 = 100। तो यहां पर हो जाएगा 3/20 और ये हो जाएगा 1/25। तो ये हो गया 3 × 3 और 25 और 20 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। जब 3/500 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.006 वर्ग मीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया वर्ग मीटर में। आसान था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्याओं का सम संख्याओं का योगफल 30 है। अब संख्याएं ज्ञात करो। अब 2 क्रमागत सम संख्याएं हमें पता नहीं है कौन सी हैं। अगर हम एक संख्या मान ले x, मान लेते हैं पहली संख्या हमने x मान ली, ये जो पहली संख्या वो भी सम ही है क्योंकि यहां पर दोनों क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो पहली सम संख्या है x, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था जब सम हो और सम ही पूछे तो वहां पर 2 को ऐड करना है। तो यहां पर देखिए 2 को ऐड कर दिया, x + 2 कर दिया। अब यहां पर बोल रहे हैं 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। इन दोनों को क्या कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें और 30 के बराबर कर दें, क्योंकि यही तो बताया गया है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। अब x और x जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा, ये 2 प्लस में बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 30 - 2 होता है 28, और जब यहाँ पर 2x है, जब ये 2 इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 28/2 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू x की आ गई 14। तो यहां पर जो पहली सम संख्या थी x यानी पहली संख्या हो गई 14, दूसरी सम संख्या थी x + 2 यानी 14 + 2 = 16। तो यहां पर आपके सामने दोनों संख्याएं निकलकर सामने आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। मैदान का विकर्ण ज्ञात करो। बहुत से लोगों को विकर्ण नहीं मालूम होगा कि विकर्ण क्या होता है। तो अगर आप कोई आयताकार मैदान का
फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये यहाँ पर आयताकार मैदान हमने बनाया ABCD, यहाँ पर जो लंबाई हमने 24 खींची और चौड़ाई 10 खींची। देखिए आयताकार में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो AB 24 हो जाएगा और CD 24 हो जाएगा, BC 10 हो जाएगा तो AD भी 10 हो जाएगा। तो ये आमने सामने की भुजाएं हो गई बराबर। अब बात कर रहे हैं विकर्ण की, जो आमने सामने की बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींची जाती है वो विकर्ण कहलाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि समकोण त्रिभुज में ये वाली रेखा होती है, ठीक है, ये जो रेखा होती है ये कर्ण हम लोग उसको कहते हैं ना, यहां पर जब डायग्राम के अंदर होती तो उसे हम कहते हैं विकर्ण। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी जो हम लोग समकोण में लगाते हैं। देखिए अब हम BCD यानी BC और D, तो यहां पर इस वाले त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, BC कितनी वैल्यू है आपकी 10 है, CD कितनी है 24 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 100 प्लस 576 हो गया 676। अब BD स्क्वायर बराबर हो गया 676, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो 676 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 26 का स्क्वायर। तो BD की जो वैल्यू आ गई 26 मीटर। तो यहाँ पर जो मैदान का विकर्ण आपके सामने निकल के आया, ये जो विकर्ण है इसकी वैल्यू निकल के आ गई 26। यहाँ पर आपका उत्तर आ गया। तो ये आपके यहाँ तक 16 प्रश्न हो गए। अब 16 प्रश्न के बाद शुरू करने से पहले हम आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। सोहन की उम्र मोहन की उम्र की आधी है। 3 वर्ष पहले मोहन की उम्र 23 वर्ष थी, तो सोहन की वर्तमान उम्र क्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष, 26 वर्ष। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है उसका उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न 17 की तरफ। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी हैं। एक ही नाव की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कम से कम दरियां बिछानी हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर आप कर लीजिए 55 और 22 का आप निकाल लीजिए मासा। तो 55 और 22 का जब हम मासा निकालते हैं तो इन दोनों संख्याओं का अलग अलग निकालते हैं, यानी इन दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर मासा का क्या मतलब होता है, माँ और सा। इससे याद रखेंगे कि माँ और सा होता है आपका सेम। ये रहा माँ और ये रहा सा। तो सेम का मतलब ये है कि जब दोनों का आप गुणनखंड कर रहे हैं और देखें इनमें से सेम क्या है, 5 और 11, 2 और 11 में सेम क्या है, सेम है आपका 11। तो आपका मासा क्या होगा, मासा होगा आपका 11। तो ये तो आप समझ गए कि 55 और 22 का जब हमने मासा निकाला तो निकल के आया 11। यानी जो वर्गाकार दरी बिछाई जानी है वहां पर उसकी एक भुजा 11 मीटर है। ये चीज क्लियर हो गई ना। जब हमने इसका मासा निकाल लिया तो हमें ये चीज पता हो गई, वो जो वर्गाकार दरी बिछाई जानी है मैदान में उसकी एक भुजा 11 मीटर है। तो अब उस एक दरी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उस एक दरी का क्षेत्रफल, वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर करते हैं। तो भुजा आपकी 11 दे रखी, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 वर्ग मीटर। तो आपकी ये एक दरी का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमें दरी बिछानी कहाँ है, हमें बिछानी है मैदान में, तो हम मैदान का क्षेत्रफल निकाल लें। मैदान का क्षेत्रफल जब निकाल लेंगे तो हमें दरियों की संख्या निकालनी होगी, तो कुल क्षेत्रफल बटे एक दरी का क्षेत्रफल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल हम निकालें, लंबाई गुणे चौड़ाई, 55 गुणे 22 हो जाएगा 1210 वर्ग मीटर। तो ये आ गया मैदान का क्षेत्रफल। अब हमें दरियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल क्षेत्रफल बटे एक दरी का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल का मतलब है पूरे मैदान का क्षेत्रफल। पूरे मैदान का क्षेत्रफल है 1210 और एक दरी का क्षेत्रफल है 121। ठीक है, तो यहां पर दरी की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। इसको हम डायग्राम के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका 55 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है। अब यहां पर हमने निकाला था 11, जो वर्गाकार दरी है उसकी एक भुजा 11 है। तो जब वर्गाकार दरी है इसका मतलब चारों साइड उसकी 11-11 होंगी। तो देखिए एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये और चौथी साइड ये सारी 11-11 हैं। अब इसी तरह एक दरी ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, छठी, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर कुल कितनी दरियां बिछ रही हैं, कुल 11 दरी बिछाई 10 दरी बिछाई जा रही हैं। तो ये चीज
क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 18 जो कि लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बराबर 55 सेंटीमीटर और बी बराबर 45 सेंटीमीटर। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो आपको इसकी रचना भी लिखनी पड़ेगी। अगर 1 नंबर में आता है तो सीधा आप डायग्राम बना के छोड़ दीजिए, पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब ये 2 नंबर में आएगा तो आपको रचना भी लिखनी पड़ेगी, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर डायग्राम का होगा और दूसरा नंबर रचना का। तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ए बी नाम की 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी। ये यहां देख सकते हैं, ये यहां पर ए बी नाम की 5 सेंटीमीटर की रचना वो रेखा खींच दी। फिर बिंदु ए से ए बी को आधार मानते हुए चांदी की सहायता से 55 डिग्री का कोण बनाया हमने। तो ये हमने ए बी को आधार माना और ये 55 डिग्री का कोण बना दिया। उसके बाद बिंदु बी से ए बी को आधार मानते हुए चांदे की सहायता से 45 डिग्री का कोण खींचा। तो ये हमने ए बी को आधार माना और ये 45 डिग्री का कोण खींच दिया। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, दोनों कोणों की रेखा जिस बिंदु पर मिल रहे हों उस बिंदु को सी का नाम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये कोण खींचा था 55 का और ये खींचा था 45 का, तो ये जहां पर मिल रहे हैं इसको हमने सी का नाम दे दिया और त्रिभुज एबीसी तैयार है। तो जब हमने इसका नाम दे दिया तो यहाँ पर आपके सामने एबीसी त्रिभुज बिल्कुल रेडी हो गया। तो इस तरह आपने वर्ष 2016 में पूछे गए बैच 2013 का पेपर आसानी से सॉल्व कर लिया। देखिए हमारा जो मेन टारगेट है वो 25 में 25 लाने का है, चाहे आप 2019 बैच से हों, चाहे आप 2017 बैच या 2018 बैच के हों। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और दोस्तों जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका उत्तर आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।